हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के तीसरे मॉडल पेपर को हम आपको बताएंगे जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आपको लाना कितना है 80 में से, तो इस टेस्ट में आपको लाना है 80 में से यहाँ पे 70 प्लस आपको क्या करना है, लाना है। और बोर्ड परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसमें आपको 40 ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको 80 में से 70 यहाँ पे लाके हमको दिखाना है। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 80 में से 70 आया या नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश का किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो किसका रहा, यूनान का रहा। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 ईस्वी में हुआ। इसे भी आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपका टारगेट कितना का होना चाहिए, तो 70 प्लस का होना चाहिए। अगर आपका 70 प्लस आता है तो लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा 70 प्लस आया, या 80 में से जितना भी आपका आता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि होची मिही का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि होची मिही का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो होची मिही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो होची मिही थे। इसे आपको याद रखना है। और होची मिही का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1975 ईस्वी में हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान
आंदोलन के द्वारा दी गई जो वहां की महिलाएं थी वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो 1925 में हुआ था और किसने किया था, तो केवी हेडगोवर ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपका टारगेट कितना का होना चाहिए, तो 70 प्लस का होना चाहिए। तो ये टारगेट लेके इस मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि जालियांवाला बाग कहाँ है, तो ये अमृतसर में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो जो पावर लूम था इसका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पावर लूम था इसका आविष्कार कहां पे हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। इसमें से आपको बताना है कि कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो धर्म सुधारक आंदोलन औद्योगिक क्रांति का इसमें कारण नहीं था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, यानी शुरू हुई। ये आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग आया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो किस वर्ग का शोषण हुआ, तो जो उनके यहाँ श्रमिक थे उन श्रमिक वर्ग का ये लोग क्या किए, पूंजीपति वर्ग शोषण किए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो पूंजीपति वर्ग थे तो उनके यहाँ जो श्रमिक लोग थे उनका इन्होंने जमकर यहाँ पे शोषण किया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था। तो नकदी फसल के उत्पादन में लगाया जाता था। और जो गिरमिटिया मजदूर होते थे वो किस राज्य से जाते थे, तो बिहार से जाते थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यूरोपीय संघ का हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर कि किस पत्र ने या किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका है ये, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 80 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आपका टारगेट कितना का होना चाहिए, तो 70 प्लस का होना चाहिए। अगर 70 प्लस आता है
तो फाइनल एग्जाम में आपको 80 में से 40 ही बनाना होगा। तो 40 आप लोग 100 में 100 एकदम हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे सही करके आइएगा। अगर आपका यहाँ पे 70 प्लस सही हो जाता है, अगर 60 भी आपका सही हो जाता है तो आप लोग वहां पे 40 आप लोग आराम से बना के आ जाइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर। प्लीज आप लोग इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से आपको बताना है कि जो अपना भारतीय संविधान है इसके बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, तो पहला ही वाला ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारतीय संविधान है इसे किसने लिखा था, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। कितने दिनों में लिखा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है तो कौन सा राज्य या कौन सा शहर वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो मुंबई को जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा क्या है, तो ग्राम सभा है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग ग्राम कचहरी पे यहाँ पे टिक मत लगाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है, तो ग्राम सभा है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहां लागू की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहां लागू की गई, तो ये नागौर में लागू किया गया। और नागौर कहां है, तो ये राजस्थान में है, तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में लगा, तो ये लगा राजस्थान में। और राजस्थान के किस शहर में लगा या किस गांव में लगा, तो नागौर शहर में लगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। कितने स्तरीय ढांचा का इन्होंने सुझाव दिया था, तो त्रिस्तरीय दिया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ या शुरू हुआ, तो ये 1970 के दशक से शुरू हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को यहाँ पे बहुमत मिला था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत करिएगा। बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित नहीं है इसमें से, तो ए ऑप्शन है
अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, तो बिल्कुल इससे संबंधित था। इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन है कि आर्थिक शोषण से मुक्ति से, इससे भी संबंधित था। शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, ये भी उसका मुद्दा था चिपको आंदोलन का, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं था ये जो चिपको आंदोलन था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है, तो सामूहिक सहमति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतांत्रिक कहलाने में होता है तो क्या होता है, तो गर्व महसूस होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है तो क्या देता है, तो ये समान अवसर देता है, यानी सभी को बराबर का अवसर देता है, समानता देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीली होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ए ऑप्शन है उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, बी ऑप्शन है लोकतंत्र को सशक्त करना, सी ऑप्शन है गरीबी को दूर करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति, ए ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, बी ऑप्शन है मंद हो जाती है, सी ऑप्शन है सामान्य रहती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। अगर जनसंख्या वृद्धि होते रहेगा तो जो देश की आर्थिक विकास होगी वो मंद हो जाएगी, यानी वो धीरा हो जाएगी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो जीविकापूर्जन होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है, तो तकनीकी विकास है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो प्रोफेसर पीसी महानोवलिस के ये गठन में हुआ था, यानी उनकी अध्यक्षता में हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां हैं। ए ऑप्शन है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव,
बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, सी ऑप्शन है मूल्य संचय का अभाव, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां हैं, तो ये तीनों कठिनाइयां हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 70 प्लस आया या नहीं आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि विनिमय के रूप हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विनिमय के रूप हैं। ए ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, बी ऑप्शन है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, सी ऑप्शन है क और ख दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय के रूप हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली ये भी विनिमय का रूप है और यहाँ पे मौद्रिक विनिमय प्रणाली ये भी क्या है, विनिमय के रूप है, यानी क और ख यानी ए और बी क्या है, दोनों है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 44 नंबर कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी इनमें से सभी क्या है, ये जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि विकसित देशों के कार्यकाल की अधिक भाग कार्यरत रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकसित देशों के कार्यकाल की अधिक भाग कार्यरत रहता है, तो किस क्षेत्र में रहता है, तो सेवा क्षेत्र में रहता है, इसे आपको याद रखना है। और जो सेवा क्षेत्र होता है इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें बैंकिंग का काम आता है या नेट वाला ऑनलाइन वाला काम होता है, तो ये जितना भी काम होता है ये सेवा क्षेत्र में होता है। और सेवा क्षेत्र सबसे अधिक किस देश में होता है, तो जो विकसित देश होते हैं उनमें होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो होता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ए ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, बी ऑप्शन है सैमसंग, सी ऑप्शन है कोका कोला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जिसका ब्रांच सभी अलग अलग देशों में एक से अधिक देशों में होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्ड भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी यहाँ पे डी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तीनों क्या है, यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं। ए ऑप्शन है मिलावट की समस्या, बी ऑप्शन है तौल की समस्या, सी ऑप्शन है कम गुणवत्ता, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं, तो मिलावट की समस्या है, तौल की समस्या है और कम गुणवत्ता है, यानी ये सभी क्या है यहाँ पे उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में कौन से तरीके हैं। काफी
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं। ए ऑप्शन है सामान से खराबी हटाना, बिल्कुल ये भी है। सामान को बदलना, बिल्कुल ये भी है। सेवाओं की त्रुटि को हटाना, बिल्कुल ये भी है। तो यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 19.27% क्षेत्रों पर यहाँ पे क्या था, वनों का विस्तार था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि कौन सा, यहाँ पे देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो आपको पता है कि जो कर्नाटक राज्य है ये भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी जो है ये क्या होती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। तो ये मेधा पाटेकर जी ने चलाया, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 80 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आपका टारगेट कितना का होना चाहिए, 70 प्लस का होना चाहिए। आपको 70 प्लस लाना है तो लाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए जो अभ्रक है ये क्या है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो ये बनाया गया हनुमान नगर में। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है, तो हनुमान नगर में बनाया गया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो अपना देश भारत करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है कि किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है। तो बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है। तो नवंबर दिसंबर में क्या होती है, ये जो खरीफ फसलें होती है जैसे धान हो गया, इन्हें काट लिया जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। तो ये निजी उद्योग है, यानी ये प्राइवेट उद्योग है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर
जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है, तो चीनी उद्योग को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है। तो जो पेट्रो रसायन है ये उपभोक्ता उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है। तो सड़क परिवहन का प्रमुख स्थान है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग संख्या NH2 वह किस नाम से विख्यात है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 वह किस नाम से विख्यात है। तो ये ग्रैंड ट्रैक रोड से ये क्या है, ये विख्यात है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्रैंड ट्रैक जो रोड है ये किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो हेमेटाइट पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपका गलती हुआ या याद नहीं है उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। और जो पटना का जो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन किस विधि को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढलान की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं। तो हैच्योर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जिमरमैन का कथन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टिकोण से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75
75 नंबर प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो कितना, यहां पे देखिए कितना किलोमीटर तक क्षेत्र है जो राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र क्या है, निहित है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो जल की अधिकता है, बिल्कुल सही बात है। नदी की तल में अवसाद का जमाव, ये भी है। वर्षा की अधिकता, ये भी है। उपयुक्त सभी यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये तीनों है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है। तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 79 नंबर कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप और यहाँ पे क्या है, रासायनिक दुर्घटना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना ये क्या है, तो ये मानव जनित आपदा है, तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप 80 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं और आप लोग इसे सॉल्व भी कर चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 80 में से कितना सही हुआ, आपका 70 प्लस आया या नहीं आया। अगर आपका 60 भी आता है तो काफी अच्छी तैयारी है। आप लोग वहां पे 80 में से आपको मात्र 40 ही बनाना है, तो आप लोग 40 आराम से बना के आ जाइएगा। अगर आपका 60 और 70 आता है, 60 से ऊपर आता है, तो आप लोग आराम से यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव जो फाइनल परीक्षा होगा उसमें आप लोग बना लेंगे। तो आप हमें कॉमेंट करके जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपका आया या नहीं आया। और जिनका कम आता है तो प्लीज आप लोग को तैयारी करने की थोड़ी सी और जरूरत है। और आपको करना क्या है कि इसमें जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया या याद नहीं है, उसको आपको क्या करना है, उसको लिखना है और उसे अच्छी तरीके से याद करना है। जब आप लोग जो प्रश्न आपको अब याद नहीं है, उन प्रश्नों पे आप लोग क्या करिए, ध्यान दीजिए। अगर उन प्रश्नों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपकी तैयारी अभी से भी काफी मतलब मजबूत हो जाएगी। यहां पे देखिए होमवर्क प्रश्न क्या है कि हंगरी की राजधानी कहां है। यहां पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहां है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।